नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बैठा सिटी। आज हम बीए पार्ट सेकेंड में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत का जब संविधान बनाया गया था उस समय भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया था। मूल अधिकारों का जिक्र किया गया था। यानी संविधान निर्माण के समय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी मूल कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया था। तो कहने का मतलब है कि हमारे संविधान के अंदर संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों को अधिकार तो दिए, परंतु उनके लिए कोई कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं। इसके पीछे एक सामान्य कारण यह समझा जाता है कि संविधान निर्माताओं के मन में ये भावना थी कि भारतीय नागरिक जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया है, देश को आजाद करवाया है, उन लोगों में अपने कर्तव्यों के प्रति उनके मन में कर्तव्य बोध होगा और वह स्वतः प्रेरणा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। परंतु ये आशा जब कमजोर होने लगी तो ऐसी स्थिति में सत्ताधारी दल के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की कोशिश की। तो मूल संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं थे, केवल मूल अधिकार ही थे। मूल कर्तव्यों को संविधान में जो जोड़ने का काम किया है वो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया। इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो कार्य संविधान निर्माता नहीं कर पाए उस कार्य को हम पूर्ण करेंगे, और उन्होंने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े। मूल कर्तव्य हैं वो सरदार समर सिंह समिति की सिफारिशों से जोड़े गए। तो देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, केवल मूल अधिकारों का वर्णन था। संविधान के अंतर्गत कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। और मौलिक कर्तव्य हैं ये सरदार समर सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार समर सिंह समिति। सरदार समर सिंह समिति की सिफारिशों से मौलिक कर्तव्य संविधान के अंतर्गत जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अंतर्गत जोड़े गए थे। और ये जो मूल कर्तव्य हैं, इन मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, संविधान के भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व हैं। तो संविधान का भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों से आगे संविधान का भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद 51 के यानी मूल कर्तव्य हैं वो संविधान के भाग 4 के अंदर और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। और 42वें संविधान संशोधन के अंदर संविधान के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य सरदार समर सिंह समिति की सिफारिशों से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या संविधान में 10 निर्धारित की गई थी भाग 4 के अंतर्गत। और एकमात्र अनुच्छेद है मूल कर्तव्यों के संबंध में अनुच्छेद 51 के। और ये मूल कर्तव्य इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जोड़े गए थे। अब देखिए, वर्तमान समय में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। वर्तमान में संख्या कितनी है मौलिक कर्तव्यों की? 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्योंकि 86वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 2002 के अंदर संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 के द्वारा। और संविधान के अंतर्गत एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रत्येक अभिभावक का एक मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाए 6 से 14 वर्ष की उम्र में। तो वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 हो गई है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। अब हम देखते हैं कि ये जो 10 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से। तो 10 मूल कर्तव्यों के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला
संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों संस्थाओं संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों संस्थाओं एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान ये पहला मूल कर्तव्य है। संविधान का पालन और कहां पे है? भाग 4 कै और अनुच्छेद 51 कै के अंदर संविधान का भाग 4 कै अनुच्छेद 51 कै में ये मूल कर्तव्य है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो पहला मूल कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। दूसरा जो संविधान के अंदर मूल कर्तव्य है वो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का सम्मान। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का सम्मान। तीसरा मूल कर्तव्य है राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा एवं राष्ट्र सेवा। पांचवा मूल कर्तव्य है नागरिकों में आपसी समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास है। आपसी समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास, ये पांचवा मूल कर्तव्य है। तो पहला समझते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। यानी हम सब भारत के नागरिक अपने संविधान का निष्ठा से पालन करेंगे और उसके जो आदर्श हैं, संविधान के जो आदर्श हैं, संविधान निर्माताओं की जो भावनाएं हैं, मंतव्य हैं, उनके जो आदर्श हैं उनका सम्मान करेंगे। देश के अंदर जो देश की राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है या अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का और देश के अंदर जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं जैसे अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु पक्षी हमारे हैं, उन सब का हम मान सम्मान करेंगे। तो संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना प्रथम मूल कर्तव्य। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का सम्मान। यानी इसका मतलब है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, आजादी की लड़ाई हुई थी, उस आजादी की लड़ाई के पीछे हमारे जो नेताओं की या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं का सम्मान करना, उनके प्रति आदर रखना। अगला है राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। अपने देश की एकता, अखंडता बनाए रखना, देश के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्य नहीं करना और जो कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उनको रोकना और अपने देश की जो संप्रभुता है, इसका जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, इसकी सम्मान करना, इसकी सुरक्षा करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। सबसे प्रमुख राष्ट्रीय कर्तव्य है हमारा देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना। आवश्यकता पड़ने पर अपने देश के लिए
अपने प्राणों की बलिदानी देना, रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, सेवा भाव से राष्ट्र के अंदर कोई भी कार्य करना, राष्ट्रीय सेवा। आपसी समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा करना कि सब लोगों में एक सामाजिक समरसता हो, सब वर्गों में सामाजिक समरसता हो और सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करें, भ्रातृत्व का व्यवहार करें, एक दूसरे को अपना भाई समझें। और इसी के अंदर पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है, इसी के अंदर स्त्रियों का सम्मान करना, जो स्त्रियां हैं उनका हम सम्मान करेंगे, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब आगे जो मौलिक कर्तव्य है उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। छठा जो मौलिक कर्तव्य है, देश की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, देश की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। समन्वित संस्कृति की गौरवशाली, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, ये हमारा पांचवा कर्तव्य है, छठा कर्तव्य है। सातवां जो अपना कर्तव्य है वो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सभी वन्य जीव जंतुओं के प्रति दया भाव, सभी जीव जंतुओं के प्रति दया भाव। आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। नौवां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं हिंसा से दूर रहना, अब देखिए अगले जो हमारे कर्तव्य है, छठा मौलिक कर्तव्य है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। यानी हमारे देश की जो गौरवशाली संस्कृति रही है, हमारे देश की जो गौरवशाली परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं का हमें सम्मान करना है। अपने देश की जो एक अद्भुत और गौरवशाली संस्कृति है, त्याग की, बलिदान की, राष्ट्र प्रेम की, ये जो हमारी संस्कृति रही है, इस प्रकार की संस्कृति का हमें सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगला सातवां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, यानी हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, हमारा प्रवेश है, उसकी रक्षा करना, पर्यावरण की शुद्धता रखना, किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण न करना। और हमारे जो वन्य जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, उनके प्रति सेवा का भाव रखना, दुख दर्द के समय उनकी सहायता करना, हाँ, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि जो गलत रूढ़ियां हैं, गलत परंपराएं हैं, उनका विरोध करना और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, एक तथ्यपरक सोच रखना, एक वैज्ञानिक सोच रखना, किसी भी चीज के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक ढंग से उसके संबंध में चिंतन करना, तार्किक दृष्टि से आगे बढ़ना। मानववाद का मतलब होता है मानव की गरिमा रखना, मानव का सम्मान करना, इंसान के नाते इज्जत करना, यानी मानव के दुख दर्द पीड़ा में उसकी सहायता करना और मानव धर्म का निर्वहन करना, मानव को सर्वोच्चता देना, प्राथमिकता देना और उसकी सहायता करना मानववाद कहलाता है।
ज्ञानार्जन का मतलब है अपने ज्ञान में, अपनी योग्यताओं में निरंतर विस्तार करना, अधिक से अधिक अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना ज्ञानार्जन है। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, मनोवाद की भावना हमारे आत्मा और मन में होनी चाहिए और ज्ञानार्जन की भावना होनी चाहिए हमें। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। 9वां मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, यानी देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे रेलवे स्टेशन है, सड़कें हैं, पुल हैं, स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं, जितनी भी हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का हिंसक व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे 9 मौलिक कर्तव्य हैं। अब आगे 10वां और 11वां मौलिक कर्तव्य समझते हैं कि वो कौन से हैं। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता की ओर बढ़ना 10वां मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों द्वारा शिक्षा दिलवाना, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। और ये जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, जो ये अभी जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य है, ये जोड़ा गया है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अंदर मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया है बच्चों के लिए कि 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करना उनका मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और एक संविधान के अनुच्छेद 51 और के अंदर के 51 के अंदर ये मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावकों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा दिलवाना उनका मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, इसका मतलब है कि हमें निरंतर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, विकास करना चाहिए। हमेशा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की, निरंतर विकास के मार्ग पर बढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सरदार संरक्षण समिति की सिफारिशों से इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और नागरिकों से ये अपेक्षा की गई कि वो इन मूल कर्तव्यों का पालन है वो करेंगे और उनके अंदर एक कर्तव्य बोध की भावना का विकास करने के लिए, देश के प्रति समर्पण त्याग की भावना का विकास करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ये मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के अंदर जोड़े गए। और मूल कर्तव्य जोड़ते समय इंदिरा गांधी ने कहा था जो कार्य संविधान निर्माताओं नहीं कर पाए या जिनके द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया था उस कार्य को हम पूर्ण कर रहे हैं। अब देखते हैं कि संविधान में जो मूल कर्तव्य है इनकी कुछ आलोचना भी है, आलोचनाओं को समझते हैं। देखिए, पहली मूल कर्तव्यों की जो आलोचना की जाती है कि दंड की व्यवस्था नहीं है, दंड की व्यवस्था नहीं है। यानी संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य हैं वो अवाद योग्य है। अवाद योग्य का मतलब है कि उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था न होना या लागू करने की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं होना। यदि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दंड आरोपित नहीं किया जा सकता। तो दंड की व्यवस्था नहीं है। और जब तक कोई व्यक्ति दंड की किसी व्यवस्था के संबंध में प्रावधान नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उसके पालन की जो संभावनाएं हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ये व्यक्ति की स्वेच्छा के ऊपर है कि वो कर्तव्यों का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि वो नहीं कर रहा तो कानूनी रूप से उसके विरुद्ध
कार्रवाई करने की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ी गई है। उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई। परंतु भारत की जो संसद है वो यदि चाहे तो मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था कर सकती है। दूसरा, मौलिक कर्तव्यों की आलोचना की जाती है भाषा की अस्पष्टता, भाषा की अस्पष्टता, यानी मौलिक कर्तव्यों के पीछे मौलिक कर्तव्यों के अंदर जो भाषा काम में ली गई है उस भाषा में क्या नहीं है, स्पष्टता नहीं है। जैसे कि समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, ज्ञानार्जन, मानववाद की भावना, ये जो चीज है हमारे देश के, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, इस प्रकार की जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी भाषा अस्पष्ट है और हर व्यक्ति या अलग अलग व्यक्ति इनका अर्थ है वो अलग अलग लगाते हैं। तो इसमें भाषा की अस्पष्टता आलोचना का कारण है। और तीसरा कारण है अत्यधिक आदर्शवादी, अत्यधिक आदर्शवादी, अत्यधिक आदर्शवादी है मौलिक कर्तव्य। ये भी आलोचना की जाती है कि मूल कर्तव्य है वो अत्यधिक आदर्शवादी है, व्यवहारिक नहीं है। जैसे कि समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। तो इस प्रकार के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो अत्यधिक आदर्शवादी है, व्यवहारिक नहीं है। ये आलोचना का कारण रहा है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं हैं वो मौलिक कर्तव्यों के संबंध में की जाती है। परंतु ये आलोचनाओं में दम नहीं है। सरकार ने जो कार्य मौलिक कर्तव्यों को जोड़कर संविधान के संबंध में किया है वो सराहनीय है, स्वागत योग्य है। आवश्यकता इस बात की है कि सब नागरिक जिस प्रकार से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं उनके अंदर अपने कर्तव्यों के प्रति मन में कर्तव्य बोध भी होना चाहिए। और जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमें अपने अधिकारों की मांग नहीं करनी चाहिए। अधिकारों की मांग हम नहीं कर सकते, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार हमें स्वतः ही मिल जाते हैं। तो हम सबको संविधान के भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राष्ट्र के नागरिकों के जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए और सरकार के द्वारा जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनके ऊपर चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।